इंस्पेक्टर साहब राम राम। मालिक के लिए मेरा कोई ऑडिशन भी नहीं हुआ। प्रकाश जैसे ने कहा कि हाँ ठीक है, कांस्टेबल लोधी कहाँ है, तो मैंने ऐसे से हाथ उठाया, उसको देखा, उनके फेस एक्सप्रेशन इतने मतलब चेंज हुए लगातार, कहा कि किस बेवकूफ ने इसको कास्ट किया। तो मेरे भीतर का एक्टर जो था उसने वही दम तोड़ दिया। चाहे पुलिस की वर्दी हो या खाकी, खाकी और खादी ये दोनों ही कैरेक्टर आपके आसपास इंदु जवानी मूवी में भी पुलिस का कैरेक्टर मिला, तो बीच में लगने लगा कि मुझको पुलिस की वर्दी सिलवाई लेनी चाहिए क्या। मैं तो चाहता हूँ मैं कभी नेगेटिव कैरेक्टर करूँ। लखनऊ के एक्टर्स के लिए तो सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि हमारे पास काम ही नहीं है। या तो मैं पढ़ता हूँ और लिखता हूँ, या फिर मैं जो है एक्टिंग करता हूँ। तो अर्निंग के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मैं सिर्फ एक्टिंग करता हूँ। मुझे पता नहीं कि थिएटर में लिया नहीं जाता, फ्री बैठूंगा, लेकिन मैं जो है कम पैसे पे काम नहीं करूँगा। ठीक है, एक बार बात चली थी कि लखनऊ के कलाकारों को जो है पारितोषिक दिया जाएगा हर महीने का। किसको मिल रहा है? किसी को नहीं। अरे कौन है भैया? निमित्त मात्र, क्षणभंगुर। भ्रष्टाचार का जो स्तर है वो ये है कि बिना पैसा दिए आप कोई भी काम नहीं करवा सकते। इतने कम पैसे ऑफर हो रहे थे, मतलब 5,000, 6,000, 4,000 एक महीने की पेमेंट। एक महीने 5,000 रुपए? हाँ, वो तो कहेंगे लखनऊ वाले कितने जो है आराम तला, हम तो कहते बनारस जाके देख। हाँ, हम हैं हलवाई, और हलवाई होना कोई बुरी बात है क्या? एक आदमी जूता बनाए तो वो मोची, और एक आदमी जूता बनाए तो बाटा। एक आदमी नमक पेरे तो वो जो कुछ नहीं, और एक आदमी नमक बनाए तो टाटा। अरे काम दोनों का एक ही नहीं है क्या? मेरे लिए कभी कभी कोई काम छोटा या बड़ा तब तक नहीं है जब तक कि उसमें डिग्निटी है। एक्टर होकर टाइप कास्ट का शिकार क्यों हो जाता है? नाना पाटेकर टाइप कास्ट हो गए तो उनको चिल्लाने के लिए ही रोल मिलते थे। एक बंदा जो कि एक्ट वाइज बहुत कमजोर है, लेकिन उसके 4.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो उसको अच्छा कैरेक्टर मिल रहा है। हमें कहाँ दबना है, कहाँ नहीं दबना है, ये हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बतकही चौक पे। बतकही चौक पे हमने फिर से आज पंचायत सजा रखी है, और आज के जो सरपंच हैं उनसे आपका परिचय कराएं। तो उससे पहले आपको बता दें कि आज जो पंचायत का मुद्दा होगा वो फिल्म इंडस्ट्री के कई मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो अभी आपने हाल में एक नई मूवी देखी होगी, जहन को ताज़ा हो जाए इसलिए सरपंच साहब का परिचय कराएं। तो ताज़ा हो जाए इसलिए शुरू जिस सीन से होती है मूवी के इंस्पेक्टर साहब से, वो इंस्पेक्टर साहब को हमने बुला लिया है। तो इंस्पेक्टर साहब राम राम। तो हम जो सरपंच लोग हैं उनके आज आप सरपंच हैं, और सरपंच आपने बनाया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि हमारा बतकही चौक है तो हम बतकही करते हैं। तो मुद्दा है फिल्म इंडस्ट्री और फिल्मों में मिलने वाले काम, उनके आसपास। तो मैंने आपको भी हाल ही में जिस मूवी में देखा वो करीब शुरुआती 5 मिनट का सीन, जिसके केंद्र बिंदु आप रहते हैं। पहले वो बैरिकेडिंग करके रोकना ट्रक वालों को, फिर जाना उनके पास, अरे शुरुआत मालिक के आदमी हो, फिर तुरंत चेंज करना मूड, उनको पीटना, फिर मालिक के पास जाना, और वो पूरा सीन जिस हिसाब से वो शुरुआती सीन है, कहीं ऐसा नहीं है कि राजकुमार राव जो एक अच्छा खासा नाम हो चुके हैं उनके सामने कहीं भी आपका दबा हुआ कैरेक्टर हो, मतलब कहीं ऐसा नहीं है। मतलब स्क्रीन पे जब भी आप दोनों लोग आते हैं तो दोनों की अपनी पर्सनालिटी बोलती हुई दिख रही है। तो ये तो आपके टैलेंट है। पहले उस मूवी के बारे में बताइए कि मूवी कैसे मिली और वो पूरा सीन हमें दर्शकों को। एक्चुअली मालिक मूवी में मुझको काम मिला क्योंकि मैंने इससे पहले पुलकित सर के साथ जो है, जो किसके डायरेक्टर और राइटर हैं, उनकी इससे पहले मूवी आई थी भक्षक। अच्छा। तो भक्षक में भी जो है मैंने काम किया था। नहीं, वो उसमें भी मैं दरोगा ही बना था। अच्छा। और पुलकित सर ने भी दोनों जो चांस दिए उसमें मैं डरपोक ही दरोगा हूँ, दबंग वाला नहीं हूँ। तो उसमें मेरे 2 सीन थे जिनमें से एक सीन ड्यू टू लेंथ कट गया था, और दूसरा सीन था उन्होंने कहा कि मुझको बड़ा अच्छा लगा प्रभात। और मालिक के लिए मेरा कोई ऑडिशन भी नहीं हुआ। मुकेश छाबड़ा कास्टिंग एजेंसी से इसका जो है, कास्टिंग कंपनी से इसका कास्टिंग हुई थी पूरी। तो मेरे पास तो डायरेक्ट ये आया कि आप इस मूवी के लिए लॉक किया जा रहा है। मैं बड़ा कंफ्यूज था, मैंने कहा कि एकाएक कौन सी ऐसी मैंने ऑडिशन दे दिया जिसके लिए मेरे को एकदम से लॉक किया गया, क्योंकि ये मेरी लाइफ में पहली बार था कि मेरे को ऐसे लॉक किया गया। तो पुलकित सर ने जो है मुझको एक दोबारा चांस दिया कि उसमें आपका कैरेक्टर अच्छा था और
फिर से आपको दरोगा ही बना रहे हैं। हम्म, अच्छा, जब मीटिंग हुई तो एक जो वो होता है पहलवानी, उसमें एक शब्द है रद्दा रख देना। अच्छा, रगड़ा। रद्दा, अच्छा। तो ये रद्दा जो होता है इसके ऊपर आपको बड़ा मतलब या तो आप अपना पॉइंट लूज करोगे हम्म, या आपको एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाके कोई मूव लेना पड़ेगा कि आप उस रद्दे से बच सको। ठीक है। तो पुलकेत सर ने मेरे ऊपर एक रद्दा रख दिया कि प्रभात ये जो कैरेक्टर है, ये ओपनिंग सीन है यार, इसका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और मुझको भरोसा है तो अच्छा कर लेगा। मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं था। फिर खैर उन्होंने इतना बड़ा भरोसा दिखाया तो मैं सोचता रहा मैं क्या करूं कैसे करूं। फिर मैंने 2 दिन सोचने के बाद मैंने कहा कि जो होगा देखी जाएगी, करते हैं। कृपा रही ऊपर वाले की कि मामला सीन सही अच्छा है। हुआ। कृपा नहीं रही, वो जिस हिसाब से दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे उस कैरेक्टर को आपने जिया हुआ है। कैरेक्टर को जीना एक्चुअली क्या, मैं तो आज तक मैं टू वेरी फ्रैंक इतना काम करने के बाद मैं 2005 से मतलब 20 साल हो गए, 2025 से मुझे कभी ये नहीं समझ में आया, जैसे एक्टर्स कहते हैं ना कि कैरेक्टर को अपने भीतर उतार लो। मेरे को कभी अपने भीतर कोई कैरेक्टर उतरता हुआ फील नहीं हुआ कि मेरे भीतर कोई कैरेक्टर आ गया है। फिर कैसे कर लेते हैं? मैं भूल जाता हूँ मैं कौन हूँ। अच्छा। तो यही हुआ ना। नहीं, लेकिन एक मतलब मैं जितना देखता हूँ प्रेशराइज किया जाता है कि जस्ट भूल, मतलब अपने आप को जो है मतलब उतार लो उस कैरेक्टर को अपने भीतर। तो मुझसे आज तक ये नहीं हो पाया कि हाँ उतार लो, मैं नहीं उतार पाया। मैं कभी, मुझको नहीं लगा कि आप किसी कैरेक्टर को ऐसे उतार सकते हो अपने भीतर। आप कर सकते हो कि आप अपने आप को भूल जाओ। आप किसी चीज को ग्रहण करने से ज्यादा किसी चीज को त्यागना आसान है। आप अपने भीतर किसी सोच को बैठा लो, उससे ज्यादा आसान है किसी सोच को आप अपने भीतर से निकाल दो। तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ, हो जाता है। मैं उस समय ये भी नहीं सोचता कि मैं दरोगा हूँ। वो मैं ये नहीं सोचूंगा मैं वो दरोगा हूँ या मैं वो टीचर हूँ या मैं वो मजदूर हूँ। मैं बस यही सोचूंगा कि मैं वो नहीं हूँ जो एक्चुअली मैं हूँ। मैं प्रभात नहीं हूँ उस समय। बस वर्दी बहुत ज्यादा पसंद है आपको? अब मुझे तो नहीं समझ आता, इतने मोटे आदमी को लोग वर्दी पहना देते हैं। क्योंकि मैंने लाल बत्ती की, तो लाल बत्ती के निर्देशक जो है बहुत ही बड़ा नाम है इस फिल्म इंडस्ट्री के, महान डायरेक्टर्स में से गिने जाते हैं प्रकाश झा सर। तो जब मैं मतलब उसमें मेरा हेड कांस्टेबल का कैरेक्टर, तो उन्होंने जो है मतलब ऑडिशन देखा, उन्होंने ओके बोल दिया। लेकिन ऑडिशन हमारा जाता है वो अप टू चेस्ट, कैमरा यूं मोबाइल यूं रखा, बन गया। नीचे एक बड़ी सी टमी है उसका, तो उन्होंने जो है मतलब मेरा पहला दिन था, मेरा पहला सीन, प्रकाश जैसे ने कहा कि हाँ ठीक है कांस्टेबल लोधी कहाँ है। तो मैंने ऐसे से हाथ उठाया, तो उसको देखा और उनके फेस एक्सप्रेशंस इतने मतलब चेंज हुए लगातार। मैंने कहा कि किस बेवकूफ ने इसको कास्ट किया। तो मेरे भीतर का एक्टर जो था उसने वही दम तोड़ दिया। वो जो एक्टर यहाँ होता है वो यहाँ से जूते की तली में पहुंच गया। मैंने इतना बड़ा डायरेक्टर जब जो है मेरे को ऐसा उसने रिजेक्ट कर दिया, मैं क्या करूंगा। फिर खैर कास्टिंग डायरेक्टर जो थे सुनील गुलिया सर, उन्होंने जो है बात की तो पलटे मेरी तरफ कहते वाहिगुरु का नाम लेके करते हैं। लेकिन मैंने उसमें एक मेजर कैरेक्टर किया और वर्दी में कम रहा हूं, बिना वर्दी ज्यादा रहा हूं, लेकिन वर्दी में भी रहा हूं। और मुझे प्रकाश झा सर से एप्रिसिएशन मिला, ये मेरे लिए एक मतलब किसी अवार्ड से कम नहीं है। क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जो प्रकाश झा सर जैसी चीज है ना, वो मतलब उनके दिमाग में कभी कोई कंफ्यूजन नाम की चीज ही नहीं होती है। उन्हें क्लियर है क्या करना है। एकदम क्लियर है वो। और इस एज में मेरे ख्याल से मैं जब तक उनकी एज में पहुंचूंगा तो मैं बेड रिडन हो जाऊंगा। लेकिन वो इतने एनर्जेटिक हैं, वो इतने ज्यादा जो है हार्ड वर्किंग है, क्या कहा जाए। मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने अपने किसी असिस्टेंट से कहा कि ये सीन तुम ले लो, अनटिल एंड अनलेस कि ये बहुत जरूरी हो। वो 2 जगह
अगर काम हो रहा है, 2 यूनिट लगी हुई हैं और एक यूनिट पे बड़ा काम हो रहा है, एक यूनिट पे छुटपुट कुछ ऐसा है, तो अलग की बात है। अदरवाइज वो एक एक सीन खुद डायरेक्ट करते हैं। तो मैंने जब उनके साथ काम किया तो नो डाउट सीखने को, तो मैं क्या कहूँ कि क्या मिला होगा वो तो मैं ही जानता हूँ मुझे क्या मिला, लेकिन ये है कि मिला तो वहां पे मैं पुलिस वाला बना। इंदु की जवानी मूवी में भी पुलिस का करेक्टर मिला, तो बीच में लगने लगा क्या मुझको पुलिस की वर्दी सिलवाई लेनी चाहिए क्या। तो रखा कि नहीं सिलवा के? नहीं, अभी ये भी मैं कहा कि सिलवा लोगे दिन से मिलना बंद हो जाएगा, तो मैंने कहा नहीं सिलवाते फिर। तो मैंने नहीं, ठीक है ऐसे चलने दो। तो एक चीज ये भी होता है कि चाहे पुलिस की वर्दी हो या खाकी, ये खाकी और खादी ये दोनों ही कैरेक्टर आपके आसपास घूमता रह रहा है। भैया जी मूवी में आपको खाकी नहीं मिला तो खादी मिल गया। हाँ, भैया जी में थोड़ा सा मतलब आधुनिक टाइप का नेता था, शर्ट पैंट वाला। हाँ। लेकिन हाँ, नेतागिरी का एक मौका मिला। मैं तो चाहता हूँ मैं कभी नेगेटिव कैरेक्टर करूँ। ऐसा निगेटिव पॉजिटिव मिलता ही कहाँ है शुरुआत में? नहीं, मुझको पता नहीं क्यों अक्सर ये कहिए, अरे आप जो है ना, आपके फेस पे नेगेटिव अच्छा नहीं लगेगा। मैं कहता नहीं, मैं अंदर से बहुत नेगेटिव इंसान हूँ भाई, एक बार ट्राई तो करो। कहते कि नहीं सर, मैं मतलब आपको मैं कहूँ बड़ा अच्छा लगता है ये नेगेटिव कैरेक्टर आपके ऊपर। मैं कहता भाई दे तो दे, एक बार दे तो दे। लेकिन वही आपका फेस जो है नेगेटिव टाइप है। हमने कहा अच्छा ठीक भाई, जो दे रहे हो वही ठीक है। बेगर दैट लखनऊ के एक्टर्स के लिए तो सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि हमारे पास तो काम ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग पर डिपेंड करते हैं, लाइक मी। मैं मतलब मेरे पास दूसरा कोई काम कोई दूसरा काम नहीं है। या तो मैं पढ़ता हूँ और लिखता हूँ, या फिर मैं जो है एक्टिंग करता हूँ। तो तीसरा कोई काम मेरे पास, और पढ़ना लिखना भी मतलब कोई अर्निंग वो तो नहीं है। तो अर्निंग के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मैं सिर्फ एक्टिंग करता हूँ, और वो भी उसमें भी मेरी बाउंडेशन में मुझे पता नहीं क्यों थिएटर में लिया नहीं जाता, तो थिएटर का भी मेरे पास कोई काम नहीं है। तो मैं जो कर रहा हूँ वो सिर्फ मूवीज में, और वो कभी बहुत अच्छा, कभी हल्का फुल्का, कभी एकदम गायब। तो जैसे इस साल मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो है एक दिन काम किया है, पारिवारिक मनोरंजन। वो तो अब रिलीज हुई है, काम तो मैंने लास्ट ईयर किया था। अच्छा। लास्ट ईयर मेरे एक बहुत अच्छी सीरीज भी, बहुत हिट सीरीज गई, ठुकरा के मेरा प्यार। उसमें मैंने एडवोकेट का कैरेक्टर किया। अब उसका सीजन 2 शुरू होगा। तो जो एक्टर्स मेरी तरीके के हैं, जिनके पास और कुछ नहीं है, और वो अगर थिएटर वगैरह करते हैं या कुछ और छोट, तो अच्छा है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी अमाउंट पे रेडी है काम करने के लिए। बहुत अच्छा ये भी होता है। सवाल मेरा यही था कि 5 मिनट का सीन मालिक में देख ले, हर जगह 5-10 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट यही प्रेजेंस होता है। हाँ। क्या इसके लिए अच्छा अमाउंट मिल जाता है? फाइट करनी पड़ती है, और सबसे बुरी चीज जो है उस फाइट में आपको डिफीट करने के लिए सामने ओपोनेंट नहीं है। जो ओपोनेंट है वो आपको डिफीट नहीं करता है। डिफीट आप कहां पे हो जाते हो, अगर सेम उनको स्ट्रक्चर पे कोई और बंदा मिल जाए, मे बी ही इज हायर देन इन स्किल्स और मे बी ही इज लेसर देन स्किल्स, तो वो उसको तुरंत ले लेंगे। और वो आदमी भी फिर तुरंत ये सोच लेता है कि मुझे जितना मिल रहा है ठीक है। वो कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जो सिर्फ कैमरा प्रेजेंस हो जाएगी, हमको एक और काम मिल जाएगा। या कुछ लोग कहते हैं भाई मुझको तो मेरा परिवार चलाना है, मैं और कुछ नहीं करता हूँ, तो वो 1500, 2000, 3000 पे भी तैयार हो जाते हैं। कुछ हैं जो कहते हैं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा परिवार तो चल ही रहा है, मेरे पास अलग से इनकम है, तो मैं तो इतना ही लूंगा। तो ये जो आर्टिस्ट होते हैं ना, या मैं कह देता हूँ भाई काम नहीं करूंगा, मैं फ्री बैठूंगा, लेकिन मैं जो है कम पैसे पे काम नहीं करूंगा। मिलेगा तो ठीक से, नहीं तो नहीं मिलेगा तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मैं ही चाहिए तो आप मुझे मेरी पेमेंट पर लोगे। अगर आपको कोई भी चलेगा तो आप किसी को भी ले लो। एक चीज थोड़ा राजनीति है इसमें। 2017 के बाद योगी सरकार जब से
प्रदेश के कमान को संभाल रखा है योगी जी ने, तब से मूवी और इन सब के लिए कहा जाता है बढ़ावा दिया गया है। क्या ऐसा सच है कि बस ये मिथ्या है? अब इस एक सवाल के लिए मैं क्या कहूँ, देखिए शुरुआत तो हुई थी अखिलेश सरकार में, सब्सिडी देने की एक पहल हुई, मोदी जी ने योगी जी ने उसको जो है कंटिन्यू रखा, और फिर बात हुई कि यूपी में फिल्म सिटी बनेगी, लेकिन अभी वो धरातल किसी पे स्तर पे नहीं है ना, वो अभी भी एक उस पे है, क्या बोलते हैं उसको, हवाई एक वो है किला। फिर मैं तो कहता हूँ कि सारी चीजों से बेहतर हम कम से कम लखनऊ में जो चीजें चल रही हैं उनको तो हम अच्छा कर सकते हैं। राय उमरनाथ बलि प्रेक्षागृह की भी आप हालत देखिए, कब से बंद है, अभी तक नहीं ओपन हो पाया, है ना। तो बतौर एक्टर तो मैं ये कहूँगा हम राजनीतिक किसी उस पर अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं हम तो हाशिए पे ही हैं, ठीक है। एक बार बात चली थी कि लखनऊ के कलाकारों को जो है एक वो दिया जाएगा, पारितोषिक दिया जाएगा हर महीने का। किसको मिल रहा है? किसी को नहीं। या मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मिलना चालू हुआ तो उसमें जो है बहुत से कलाकार तो ऐसे होंगे जिनको कलाकार की श्रेणी में रखा ही नहीं जाएगा। वहाँ भी वो कोई जानेगा ही नहीं कि ये भी कलाकार है, और जिनको मिल जाएगा वो हो सकता है कि आपने उनको कभी ना थिएटर में देखा हो, ना कभी पर्दे पे देखा हो, ना कभी जो है आपने छोटे पर्दे पे देखा, ना बड़े। तो ये भी वो है, राजनीति तो हर जगह है, और राजनीति जहाँ पे भी वहाँ पे गंदगी है, ये तो एक चीज है। और इसलिए मैं इस चीज से बड़ा दूर रहता हूँ, इस टॉपिक से मैं बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि मेरे को आपके वो इसी के साथ लगे हाथ तो भैया जी वाला डायलॉग बोल दीजिए जो आप पॉलिटिशियन रहते हो बोलते हैं। अब उसमें तो यही था कि अरे कौन है भैया जी? अरे कौन है भैया जी? निमित्त मात्र, क्षण भंगुर। एक बात कहें, आप ना पार्टी का सहयोग मांग करके अपना जो है कद छोटा कर रहे हैं। अब बाकी हम हैं, देख लीजिए, हमने कहा मतलब, तो कब तक हो जाएगा? परसों, ठीक, परसों तक पेमेंट हो जाएगा। जो ये डायलॉग है, ये जैसे कहते हैं मूवीज द रियलिटी ऑफ सोसाइटी, ये समाज की कई चीजों को बताता है कि जो पैसा देता है वो अपना पीछे से काम कराता है। भाई देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है एक बार कह चुके हैं, वर्तमान नहीं पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने एक बार कहा था कि भ्रष्टाचार का जो स्तर है वो ये है कि बिना पैसा दिए आप कोई भी काम नहीं करवा सकते, और इसको मिटाना एक बहुत बड़ी जंग है। तो जब देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है, जिसके हाथ में पूरी सत्ता है, जब वो अपने आप को कह रहा है कि मैं इतना लाचार हूं कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी जंग है, तो फिर मैं छोटा मोटा सा आदमी मैं क्या कह दूं? मैं तो अपने ब्लॉक में भी ठीक से नहीं पहचाना जाता। नहीं ऐसा नहीं, अच्छा पहचान की संकट बहुत होती है। हाँ, और सबसे ज्यादा संकट इस चीज का नहीं है कोई पहचान ले, सबसे ज्यादा संकट तब होता है जब कोई पहचान रहा होता है लेकिन पहचान नहीं पाता है। अच्छा, हाँ, कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है। वो वाला ज्यादा गंदा होता है। पहचान ले भाई, पहचान ले या छोड़ दे, बीच में जो अटका रखा है, मैं तो खुश हो रहा हूँ। पहचाना आपकी पहचान लेगा, फिर नहीं पहचाना, छोड़ो यार, फिर वो मुड़ के चल देते थे, अब नहीं पहचाने। अच्छा, एक मूवी आई थी भूल चूक माफ जी, बहुत हिट हुई। अगर आप अचानक कह दीजिए उसमें मैं था, तो लोग शुरू से लास्ट तक सोचते अच्छा चाचा तो आप थे नहीं, आप उधर भी नहीं थे, फिर कहाँ थे? फिर याद आएगा अच्छा गहनवा बेचने गए तो वहीं बैठे थे। इसमें एक सबसे बड़ी बात जानते क्या है कि अपने तो मुझको खुद प्रचार, भाई वाली मूवी देखी, अब इसमें मैंने काम किया है, और इसमें बुरा तब लग जाता है जब कभी सीन एडिट हो जाए, जैसे कि रात अकेली है मूवी में। हाँ। उसकी कास्टिंग कर रहे थे श्रीधर दुबे जी, तो मैं ऑडिशन दिया और मैं कोई 12 बजे के करीब
मैंने पहले अपनी ऑडिशन दिया। अब उन्हें मुझे में पता नहीं क्या संभावनाएं दिखाई दी, हम्म, वो एक के बाद एक मेरा ऑडिशन लेते रहे, सर ये दीजिए, सर उसके बाद सर ये डीएसपी का कैरेक्टर है। मुझे पता नहीं कि सर आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद लग रही है डीएसपी का। मैंने जो है हुआ क्या कि जो डीएसपी का जिस मतलब पर्टिकुलर सीन का वो ऑडिशन ले रहे थे, तो वो उस समय बटा हुआ था सीन। अच्छा। मतलब जितनी कॉपीज थी तो 3-4 लोग उसको तैयार कर रहे थे, तो उन्होंने मुझको एक दूसरा सीन दिया कि सर आप ये अलग तैयार करिए। गया, मैंने ऑडिशन दिया, तब तक जो है खाली हो गई स्क्रिप्ट, सर ये अलग दे दीजिए। तो 12 बजे से मैंने ऑडिशन देना चालू किया, विभिन्न कैरेक्टर्स के लिए देते हुए मैंने डीएसपी के कैरेक्टर के इसके 2 ऑडिशन दिए। सर मुझे बहुत संभावना है, मैं अभी मतलब मैंने कहा अब तो बेटा रोल पक्का है तेरा, तू अब बाजा फाड़ देगा। कुछ दिनों बाद कॉल आई कि सर वो ऐसा है कि डीएसपी का कैरेक्टर के लिए आप फाइनल हुए थे, मगर वो कैरेक्टर तो जो है तिग्मांशु सर कर रहे हैं। अच्छा, कल सर एक दूसरा कैरेक्टर है, मैं कुछ अच्छा होगा। सर एक ही दिन का काम है। मैंने ठीक गया, वहां पे हनी त्रिहन सर जो डायरेक्टर थे, उनका वो डायरेक्टोरियल डेब्यू था, तो उन्होंने मुझे नाम लेकर के पुकारा, प्रभात जी। और आई एम सॉरी, मैं जो है मतलब इसमें मैं चाहता था आपको एक अच्छा कैरेक्टर देना, लेकिन और किसी कैरेक्टर में आप फिट नहीं बैठ रहे थे। मैं अपने नेक्स्ट मूवी में आपको एक अच्छा मैंने कहा कि चलो ठीक है, नेक्स्ट मूवी जब आएगी इनकी तो कुछ अच्छा होगा। तो रात अकेली मूवी आई, मैंने फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे इधर उधर भाई रात अकेली मूवी में मैंने नवाज भाई के साथ काम किया, देखना। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे रात में कॉल किया, और बेहतरीन टल्ली था वो, और तो मुझको हजार गालियां बची पहले तो। कहता एक तो मैं वैसे ही मूवी नहीं देखता हिंदी, तेरी वजह से मैंने मूवी देखी और तू मुझे एक जगह कहीं दिखाई नहीं दी एक सेकंड के लिए भी। मैंने कहा यार अभी तो मैंने भी नहीं देखी और क्योंकि तूने बता दी तो देखूंगा भी नहीं मैं। फिर बाद में मैंने कहा कि नहीं, देखनी तो चाहिए, मूवी तो अच्छी है। देखी तो नहीं था मैं। ये सबसे ज्यादा बुरा हो जाता है जब आप एक उम्मीद करके, हाँ एक मतलब छोटा ही सीन है लेकिन है, वो भी नहीं है। और वो तो उस समय एकदम स्टार्टिंग का मेरा दौर था, जब मैं शुरुआती एकदम दौर, क्योंकि मैं शुरुआत से एक्टिंग में नहीं था, मेरा इंटरेस्ट था हमेशा डायरेक्शन में। अच्छा, शुरुआत में आपने डायरेक्शन भी किया है? हाँ, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया ईटीवी में, जो है मैं एज अ लोकल कोऑर्डिनेटर मैं शूट अरेंज करवा रहा था एक कुकरी शो के। देन उसको मैंने असिस्ट करना चालू किया। देन मैंने जो है उसको डायरेक्ट किया, कुछ और भी शोज मुझको सत्यव्रत मिश्रा सर मेरे प्रोड्यूसर थे, उन्होंने जो है मुझको और भी कुछ शोज दिए, उनको मैं डायरेक्ट किया। फिर जहाँ मेरे को यही लगता था कि डायरेक्शन में जाना है, दूसरे की उंगलियों के इशारे पर नाचो, उससे बढ़िया है कि अपनी उंगलियों के इशारे पर दूसरों को नचाओ। फिर वहाँ पे प्रदीप श्रीवास्तव सर, उन्होंने मुझको एक्टिंग की ABCD तो उन्होंने ही मुझको सिखाई। तो प्रदीप श्रीवास्तव सर ने फर्स्ट टाइम मुझको स्टेज पे उतारा। उन्होंने कहा कि तुम अच्छे एक्टर हो, एक्टिंग करो। तो दिमाग में आया अच्छे एक्टर, तुमको एक्टिंग ही करनी पर शुरू हुआ। फिर तभी मैं डायरेक्शन की तरफ ही ज्यादा रहा। फिर 2013 में मैं गया हूँ मुंबई। मैंने कहा कि जो है घूमना, तो इतने कम पैसे ऑफर हो रहे थे, मतलब 5,000, 6,000, 4,000 के लिए एक महीने की पेमेंट। एक महीने 5,000 रुपए? हाँ, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। कहते हम तो आपका वो 0 पे काउंट करेंगे। अब कुछ जब तक आप कभी मूवी आपने देखी ना हो, वही लखनऊ कौन सी मूवीज बनती थी, तो मेरा तो ये था कि पहले तो जाऊं किसी को असिस्ट करूंगा तो मैं थोड़ा समझ पाऊंगा, लेकिन अपने घर से पैसा लेकर के मैं असिस्ट करूं तो एक बहुत बड़ा टफ टास्क है भाई। मेरे फादर जस्ट तब रिटायर हुए थे, उनके समय पेंशन भी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो मेरे पास जो थोड़ा बहुत पैसा था मैं उसको लेकर के मुंबई गया था। मेरी सिस्टर ने मुझको कहा था कि मैं सपोर्ट कर रही हूँ जाओ तुम।
अब उन हालात में मैं मुंबई गया हूँ और मेरा 7,500 रुपये 8,000 रुपये महीने का रूम का रेंट जा रहा है, आना जाना कहीं है तो डेली 200-400 रुपये उसमें भी खर्चा होने हैं। तो मैं अगर 5,000 पे 4,000 पे काम करूँ तो मैं खाऊंगा क्या? मुझको तो घर से पैसा मंगवाना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा डेली निकलते हैं, चलो ऑडिशन ही दे लो कि मे भी कि कहीं छटपट एक दिन 2 दिन का काम मिल जाएगा तो 2-2,500 रुपये कुछ आ जाएंगे। तो कंटिन्यूटी एक सीरियल मिल गया, उसमें भी मतलब मेरे लखनऊ के ही एक फ्रेंड है रवि गुप्ता, कास्टिंग करते हैं, तो उन्होंने मुझको जो है बुलाया कि यार ये किस टाइप का है देखो उसमें। तो मेरा ऑडिशन गया तो 650 लोगों में से अकेला मैं था जो सिलेक्ट हुआ। किया मैंने। अब उसमें उसके बाद फिर कुछ अर्सा रहा, फिर ड्यू टू सम फैमिली रीजंस मुझको वापसी आना पड़ा। माई फादर डाइड एंड मेरी मदर को कैंसर हो गया। तो उन सब हालात में फिर मेरा मुंबई में रहना संभव नहीं था, क्योंकि आई वॉज द ओनली सन। मेरी सिस्टर और मैं केवल 2 ही बच्चे, तो हम लोग दोनों को ही मैनेज करना था। तो फिर मैं जब लखनऊ आया और मदर मेरी वो भी चली गई, तो उसके बाद फिर अब ये हो नहीं सकता कि मैं मुंबई में जाकर कर रहूँ, या मुंबई में जाऊँ तो सबको ले जाऊँ। तो यहाँ पे जिसका बना बनाया कुछ काम है उसको उखाड़ करके यहाँ से, हाँ, यहाँ से उनको उखाड़ करके ले जाऊँ वहाँ पे। तो पौधा जो है जब किसी जगह पे जमा होता है उसको वहाँ से उखाड़ दीजिए, मालूम नहीं ना कि वहाँ जमेगा कि नहीं, मिट्टी पकड़ेगा या नहीं, मिट्टी नहीं पकड़ सकता, तो क्या करेंगे हम। तो फिर और मुंबई का एटमॉस्फेयर हमारे लखनऊ के एटमॉस्फेयर से बिल्कुल अलग है। सिर्फ वो वाला वातावरण नहीं, जमीनी वातावरण भी, वहाँ का रहन सहन का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। खान पान तो चलिए हम तो घर पे ही खाएंगे, लेकिन हर चीज़ में अलग हैं हम। मुंबई के उससे अगर हम देखें तो लखनऊ वाला अगर बनारस चला जाए तो उसको लगे बनारस वाले यार इतने आराम से कैसे रह लेते हैं। वो तो चिल्ड है ना। तो बनारस से जो लखनऊ का हाल है, लखनऊ से मुंबई का उसका दुगना हाल है। वो तो कहेंगे यार लखनऊ वाले कितने जो है आराम तलब है, हम तो कहते बनारस जाके देखो। तो बनारस में आदमी टेंशन नहीं लेते, टेंशन एकदम मौज में। वो सुबह उठेगा तो काम महाराज, बस वो तो अभी एक वो एटीट्यूड एक्चुअली सब में होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ यही होना चाहिए, टेंशन मत लीजिए। पप्पू चाय वाला वहाँ शाम को आप चले जाइए। अब तो चूंकि टूट गया, मतलब विकास के नाम पे उसका दुकान चला गया, मुझे हर ज्ञानी वहाँ मिलेगा। सिर्फ एक आपने एक नाम लिया, मैं तो कहता हूँ कि आप पान की दुकान पे खड़े हो जाइए किसी भी एक, और जो है उससे कहिए कि दादा एक पान लगा दीजिए। पान लगाने के बीच में उसके आप वहाँ पे जो एक जेंट्री खड़ी है ना, उनको आप जो है ऑब्जर्व कीजिए। तो एक तो कोई एक्टर अगर होगा तो उसको तो 15-16 किरदार मिल जाएंगे अलग अलग। और दूसरी चीज क्या है कि आपको एक दर्शन मिलेगा। वो जो दर्शन है वो सबसे बड़ी चीज वही है, जीवन का सबसे बड़ा सार वही है कि भाड़ में जाए। एक दिन हर चीज ने सही मायनों में भाड़ में ही जाना है। ठीक है, हम सारी हवाई जहाज पे बैठना है, बड़ी तमन्ना है कि हवाई जहाज पे बैठना। हवाई जहाज पे बैठ के उसके आगे क्या, अब अंतरिक्ष यान पे बैठना है। ठीक, हवाई आकांक्षाओं की तो कोई सीमा है नहीं। फिर जो है सारी चीजें आप कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे। वहाँ के काशी का एक है कि वहाँ के जो भी आपको मिलेगा बहुत जिंदा दिल मिलेगा। हाँ, वही कहते कि हमको नहीं बैठना हवाई जहाज में, हमारे पास स्कूटर है, वही बहुत है, साइकिल है बहुत, वही चीज है। उन्हें मतलब ऐसा फील ही नहीं होता है। आप बनारसी किसी आदमी से मिलिए ना तो फील नहीं होता कि उसको जो है, ऐसा नहीं कि उसके भीतर तमन्नाएं नहीं है, महत्वाकांक्षाएं नहीं है। वो अचीव करता है सारी चीजों को, लेकिन उसने जो अचीव कर रखा है वो उसमें संतुष्ट है, अगले स्तर के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन प्रेशर अपने दिमाग में नहीं लिया हुआ है कि मुझे अगले उस स्तर पे जाना है। तैयारी है, मेहनत है, सब कुछ है, लेकिन दिमाग में वो नहीं है कि मुझे पहुंचना है, कैसे पहुंचूं, मैं रात में जगह रहूंगा। नहीं, रात में हमको जो है परिवार समय देना, तो परिवार समय देना है। काशी के लोगों के लिए है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हाँ, और ये वास्तव में
होना भी यही चाहिए, यही होना चाहिए। क्योंकि एक दिन हम सभी ने जो है वहीं चले जाना है। मैं बाकी अपने मित्रों के पास जाऊं, सहयोगियों के पास जाऊं, उससे पहले एक सवाल जो मैं बहुत देर से सोच रहा था पूछने के लिए, कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा डायलॉग है जो आपको बहुत मजा आता है और आप बैठे बैठे कभी भी बोल लेते हैं? कैरेक्टर तो देखिए, मैं मतलब असल में मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं बिल्कुल अलग ही सोच पे रहता हूँ मैं। मतलब मेरे लिए कोई भी कैरेक्टर बहुत मज़ेदार नहीं है, जो मुझको निभाना है वो ही मज़ेदार है मेरे लिए। मैं दूसरों की एक्टिंग को देख करके अप्रिशिएट कर सकता हूँ, अपनी ही एक्टिंग, और मैं कह दूसरों रहा हूँ की अपनी एक्टिंग कौन अपनी सी ऐसी? एक्टिंग का मैं तो नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं है ऐसा। मेरे को तो नहीं, वो तो कभी बहुत मजेदार है मुझे अभी। मुझे मैंने एक थिएटर प्ले किया था, तो मुझे उसका एक डायलॉग हाँ मुझको बड़ा अच्छा लगता था। वो थिएटर में वो एक हलवाई था जिसकी जो है मतलब उसका बेटा जो है एक राजा की बेटी से प्यार कर रहा है, बेटी जो है एक कैप्टन से प्यार कर रही है, और ये तो निपट गंवार है मियाँ बीवी। तो अब उनको अपना स्टैंडर्ड शो करना है कि हम लोग हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं, तो वो ज़बरदस्ती का एक सिनेरियो क्रिएट किया गया कि हम भी बहुत बड़े लैंडलॉर्ड टाइप के हैं तो असल जीवन में हम हलवाई। तो उसमें एक डायलॉग था कि मैं उसको फिर कहूँगा, यही कोट करूँगा मैं, कि वो एक वही जीवन के एक सार की ही बात थी। तो उसमें बोलता है कि जो है, हाँ हम हैं हलवाई। अरे तो हलवाई होना कोई बुरी बात है क्या है? अरे एक आदमी जूता बनाए तो वो मोची, और एक आदमी जूता बनाए तो वो टाटा बाटा। एक आदमी नमक पेरे तो वो जो है कुछ नहीं, और एक आदमी नमक बनाए तो वो टाटा। अरे काम दोनों का एक ही नहीं है क्या? तो मैं इस चीज को हमेशा याद रखता हूँ। कोई काम बड़ा छोटा नहीं कोई होता। काम बड़ा छोटा है। मेरे फादर हमेशा कहते थे डिग्निटी ऑफ लेबर, और वो चीज मुझे मतलब कि इतना सुना तो इसलिए दिमाग में बैठा हुआ है। मेरे लिए कभी कभी कोई काम छोटा या बड़ा तब तक नहीं है जब तक कि उसमें डिग्निटी है। अगर डिग्निटी फुल नहीं है वो काम, तो फिर वो काम नहीं है। कोई काम नहीं। बाकी सर, जैसे आपने इंदु की जवानी हो गई, भक्षक, लाल बत्ती और अभी मालिक, इन सभी में एक पुलिस वाले का किरदार निभाया है। तो फिल्म इंडस्ट्री में कोई जो एक्टर होता है टाइप कास्ट का शिकार क्यों हो जाता है? या कास्टिंग डायरेक्टर को वही किरदार पसंद होता है पिछली मूवी का इसलिए, या एक्टर की कोई मजबूरी होती है? नहीं नहीं, देखिए मेरे जैसे एक्टर के लिए तो जो मिले वो बहुत बड़ी बात है, मैं जिस स्तर पे हूँ अभी। लेकिन टाइप कास्ट जो एक्चुअली लोग बाग हो जाते हैं, जैसे कि अब नाना पाटेकर टाइप कास्ट हो गए तो उनको चिल्लाने के लिए ही रोल मिलते थे। तो अपने आप को उससे आपको बचाना है कि आप मतलब जब आप एक टाइप का लोगों ने पसंद कर लिया तो आदमी कहता है कि फिर इसको वैसे ही लो, है ना। अब वो जो बैरियर एक बन जाता है, उस बैरियर को आपने ही तोड़ना है खुद ही। और आदमी तो हमेशा भाई, अगर आपको जो है एक पर्टिकुलर चीज में मजा आ रहा है, बस जैसे आप कहीं भी जाते हो पूड़ी कचौड़ी खाते हो, ठीक है, तो उनके की सब्जी का स्वाद आपको अच्छा लग रहा है, तो वो तो यही चाहेगा कि मैं वैसे ही सब्जी हमेशा बनाऊं, बिल्कुल। ठीक है। तो वो हमेशा उतना ही मसाला, उतना ही आलू रखेगा, उतना ही मटर डालेगा, कि उसको जो है मालूम है कि ये लोगों को पसंद आ रहा है। और तब तक वो वही करेगा जब तक कि आदमी उससे बोर नहीं हो जाएगा। या तो फिर एक दिन आलू ही रिवोल्ट कर देगा, नहीं साहब मैं इतने मसाले में नहीं पड़ूंगी। तो हम एक्टर्स वो बिल्कुल आलू हैं या वो मटर हैं, कि एक दिन या तो हमने रिवोल्ट करना है या जनता ने रिवोल्ट करना है। तो ऐसे में कभी आप परेशान होते हैं कि लगता है कि यार अब कुछ नया करना चाहिए और किरदार वही आ रहे हैं? एक्चुअली मैं तो अभी इस स्तर पे हूं नहीं कि मैं रोल्स को चूज कर सकूं, या मेरे सामने कोई एक वो हो कि भैया ये कैरेक्टर्स हैं, इन्हें कौन सा करना चाहोगे। अगर मेरे सामने हो तो मैं भी जो है मतलब वो कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझको जो है पर्टिकुलरली कोई कहते नहीं ये तो दरोगा ही अच्छा कर रहा है, वो दरोगा ही बना रहा है, तो मेरे को भी अपनी फैमिली चलानी है, तो मेरे सामने तो मजबूरी है, मुझे तो फिर दरोगा ही बनना है। फिर मैं भी कि मैं अपनी जो है घर से निकला करूँ तो मैं वर्दी में ही निकला करूँ। थानेदार भी बुला लेके आओ बैठो भैया, तुम जो है थोड़ी देर में आ जा रहा हूँ, थाना संभाल लो। मैं इतना इन्वॉल्व हो जाऊँ। तो हमारे सामने जो मजबूरी होती है तो उसकी बात एक अलग हो गई। लेकिन अगर हमारे सामने मजबूरी नहीं है तो फिर तो
टाइपकास्ट होना गलत है। आपको बैरियर में तो आप देखिए बंधन तो हमेशा है, ठीक है। अगर आपने रश्मि रथी पढ़ी हो तो रश्मि रथी में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया है तो उन्होंने जो चीज़ कही वो एक कलाकार के लिए बिल्कुल बैठती है फिट, कि उन्होंने क्या कहा कि आप बांध सके तो बांध मुझे, है ना। ये देख अगर मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। तो आप जो है आपके भीतर क्या क्या है, आप ये जब तक दिखाओगे नहीं तब तक तो आपको बैरियर में बांधने की कोशिश करेगा दुर्योधन। आपको जो है उस बैरियर को दिखाने की, नहीं ये बैरियर तुम्हारा जो है वो जो है जो तुम्हारा बंधन है, मुझको उसमें नहीं बंधना है, मैं बहुत विराट चीज हूं, मुझे तुम मौका तो दो दिखाने। और कौन दिखाएगा ये चीज कि मैं विराट हूं? अपना विराट रूप तो कृष्ण को स्वयं दिखाना पड़ा ना। दुर्योधन तो नहीं समझ पाए थे कि ये विराट रूप है इनका, उनके तो एक नॉर्मल था, मानव था कृष्ण। जब तक उन्होंने दिखाया कि नहीं मैं ही श्री हरि विष्णु हूं, तब तक उस रूप में, जब तक वो नहीं आए विराट रूप में, तब तक जो है क्या था सीन कि वो आम सा आदमी, इसको बंधनों में बांधा जा सकता है, जंजीरें लाओ बांध लो। तो आपको वो बैरियर आपको खुद तोड़ना है, आपको दिखाना कि भाई मेरे भीतर ये टैलेंट है ना, मैं इतना टैलेंटेड हूं, आप मुझको मौका तो दो। उसके बावजूद अगर वो कहते हैं नहीं भैया मैं तो इसी बंधन के भीतर ही तुमको रहना है, तो फिर आपके सामने दो चीजें, या तो आपकी मजबूरी है आप उसमें आओगे, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी मजबूरी नहीं है, मैं जो है बैठ जाऊंगा लेकिन मैं ये नहीं करूंगा, तो फिर आप आगे बढ़ोगे। लखनऊ के एक कलाकार हैं संदीप यादव जी। उन्होंने एक बार फेसबुक पे एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से समय बदल रहा है, सोशल मीडिया का दौर हो रहा है, तो उसमें सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंट बहुत मायने रखती है और आपकी प्रोफाइल में आपके कितने फॉलोअर्स हैं वो बहुत मायने रखते हैं, और उसके बिहाफ पे काम मिलना आसान हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि ये इस समय एक बहुत बड़ी चुनौती है? संदीप जी बहुत सीनियर एक्टर हैं लखनऊ के, मुझसे भी सीनियर हैं और बहुत काम किया उन्होंने। तो जब ऐसा एक आदमी ऐसी कोई बात कहता है तो उसने बहुत कुछ अध्ययन किया होगा, तब उसने कहा होगा ये बात। क्योंकि हम कहीं कभी कभी क्या देखते हैं कि एक बंदा जो कि एक्ट वाइज बहुत कमजोर है लेकिन उसके 4.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो उसको अच्छा कैरेक्टर मिल रहा है फेस वैल्यू की बिहाफ पे। भाई उसके इतने 4.6 मिलियन अगर उसके जो है फॉलोअर्स हैं, तो यानी कि जब उसने एक पोस्ट डाली कि कल से मैं ओटीटी के फलाने शो में आ रहा हूं, तो 4.6 में से 4 मिलियन लोग देखेंगे, तो वो तो एकदम पक्का होगा ना 4 मिलियन की जो है व्यूअरशिप आ रही है। अब ऐसे उन्होंने 3 आदमी ले लिए, ठीक, उनको क्या चाहिए, सिंपल एक चीज है कि भाई हमने एक प्रोडक्ट बनाया है तो उसको बेचने के लिए हमको मार्केटिंग करनी है, तो ये तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग होगी ना हमारी। हम जो कर रहे हैं अपने स्तर पे वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये तो एडिशनल हो गया हमारा, जिसके लिए हमको 1 रुपया नहीं खर्चा करना है अलग से। हमको एक आर्टिस्ट चाहिए था, थोड़ा बहुत जो है टेक होंगे, 3-4 टेक में वो सही कर लेगा, ठीक है। और बहुत सी जगहों पे तो मैं देखता हूँ ये भी कि बैठा करके रिहर्स करवाएगा कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे बोलिए, ऐसे नहीं ऐसे बोलिए, रिहर्स करवाया फिर उनको उतारा गया। तो एक वो एडिशनल व्यूअरशिप के लिए आदमी ये करता है। और सही बात है कि हम अगर हमारे भी, मान लीजिए कि मैं अच्छा एक्टर हूं और मेरे पास जो है 4.6 मिलियन की 7 मिलियन की मेरी अगर फॉलोअर्स हैं मेरे, तो आदमी मुझको तुरंत वो करेगा कि हाँ यार इसके इतना जो है फॉलोअर्स हैं, इसको यार अच्छा वो दे, तो हमारे पास इतने जो है व्यूअरशिप का हमारा इतना तो एक वो सेट हो गया, कितने तो हमारे हो नहीं होने, है ना। फिर अगर हम कहते हैं कि मैं ज्यादा बेहतर एक्टर हूं उनके मुकाबले और मुझे अच्छा काम नहीं मिला, उनको अच्छा काम मिला, तो भाई सिंपल सी बात है, जो चीज दिखती है वही बिकती है ना। मैं दिख ही नहीं रहा हूं तो मैं क्यों बिकूंगा। तो ये संदीप जी ने ये जो कहा, संदीप यादव जी ने, कि सोशल मीडिया में जो है एक मतलब आपका प्रेजेंस ज़रूरी है, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, इस बात में कोई दो राय नहीं। हमें मतलब मुझे कभी कभार फील होता है कि यार मुझे भी कुछ ऐसा वो करना चाहिए, मुझे भी रील्स बनाने चाहिए, हालांकि मैं बहुत लेजी हूँ इस मामले में, मेरे से नहीं हो पाता है।
मेरे को उस समय लगता है यार वो स्टोरी पढ़ ले रहा था मैं, वो छूट ज़्यादा जाएगी, वो पढ़ लेता हूँ मैं, तो मैं उसमें छोड़ देता हूँ मैं। लेकिन हाँ, इस बात को मैं बिल्कुल कहूँगा, उनकी पोस्ट उन्होंने जो है जो लिखी तो बिल्कुल सही कहा कि हमें मतलब अपने आप को अगर हम चाहते हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है सेल्समैनशिप, है ना। अगर हम खुद को ही सेल नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। हमारा एक्टर होने का ना होने का कोई फ़ायदा नहीं ना। आईने सामने खड़े होकर के हम एक्टिंग कर लेंगे और बहुत बढ़िया किया प्रभात तुमने, बस खत्म वहीं पे, क्योंकि सेल्समैनशिप ही नहीं है। हम दूसरे को कैसे दिखाएंगे, दूसरा तभी जानेगा ना जब हम सेल कर पाएंगे। दूसरा कहे कि हाँ तुमने अच्छा एक्ट किया, तब तो बात है, और वो कब कह पाएगा, जब वो देखेगा हमको। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। सर, जैसे मालिक में आपने एक दरोगा का रोल किया, आपने किसी भैया जी के लोगों को रोक दिया, उस तरीके से क्या आपको लगता है कि आज वास्तविक जीवन में किसी दरोगा के अंदर इतनी क्षमता है किसी भैया जी के लोगों को रोक सके? बाहुबली। ये बाहुबली को रोकना देखिए संभव किसी दरोगा के बस के भी हाथ में है, किसी आम इंसान के बस के भी में भी है, सब मतलब है। लेकिन चीज क्या है कि आपके भीतर खुद कितना करेज है। आप अगर अभी एक 500 किलो का एक जो है वेट लिफ्टिंग के लिए आ जाए, आप नहीं उठा पाओगे। तो ये वेट आपके ऊपर जब पड़ेगा तो आप जो है ऊपर से जो पड़ता है ना प्रेशर दिमाग पर, उससे कहीं ज़्यादा हैवी होता है। तो अब आप में क्या क्षमता है, अब अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, आप में इतना करेज है कि नहीं मुझे 500 किलो उठाना है, तो आप प्रैक्टिस करोगे, आप 500 किलो के 1000 किलो भी उठा सकते हो। लेकिन जब आपके भीतर शुरुआत से ही करेज नहीं होगा, आप 100 ग्राम वजन से ही जब दब जाओगे तो कुछ नहीं कर सकते। एक आम आदमी भी बहुत कुछ कर सकता है, एक आम आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। हमें कहाँ दबना है कहाँ नहीं दबना है, ये हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। इसका बोध होना भी जरूरी है। बोध होना जरूरी है। सबसे बड़ी बात है, हम अभी देखिए आजकल का जो चलन है, इतना अच्छा चलन है कि दिल्ली में लड़की को चक्कू मारा जा रहा था, तो लोगों ने वीडियो बनाई है। किसी ने आकर के हाथ नहीं बढ़ाया कि मैं उस चाकू को रोक लूं, डर था कि वो चाकू मुझको ना लग जाए। तो जब आप इस डर में हो, और इस डर में क्यों है हम मजबूर, क्योंकि साहब एक जगह पर आकर के प्रशासन जो है वो आपको जो है पुलिस वाले आएंगे, आप ही से जो है सवाल उल्टा कर लेंगे। तुम्हें तो नहीं मार रहे थे बे, आप इस चीज से डर जाते हो। आप एक्सीडेंट होता है, आप देखते हो, आपकी हिम्मत नहीं पड़ती कि आप जो है मदद कर दें। क्यों? क्योंकि मालूम चला कि जो है बहुत पहले की बात है, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया था सिकंदराबाद चौराहे पर। तो वो 20 सड़क पे बेहोश पड़ा हुआ था, उसकी बाइक एकदम टूटी फूटी थी। मालूम चला कि मतलब एक आध लोगों ने बताया कि अरे वो जो है कार वाला एक पीछे से ठोक कर चला गया। मैंने बाइक लगाई, मैंने जो है फ़ोन वोन किया। जो पुलिस वाला सबसे पहले आया उसने तो कहा अबे बाइक से कैसे इतनी जोर ठोक दी हो बे? हमने नहीं ठोका है, किसी कार वार ने मारा है, किसी बाइक की चोट से। ऐसा नहीं हो सकता कि जो चला रहा हो बाइक वो भी एकदम ठीक ठाक आपको मिले, उसकी बाइक भी ठीक ठाक मिले और सामने वाली बाइक इतनी टूट जाए, है ना। मैं बाइक से हूँ, कितनी पिए हो? मैंने ये भी एक नया वो है। तो आप अब इस जगह पे क्या करोगे? आप जब ऐसे हालात में आप पड़ोगे तो आप तो मजबूर हो जाओगे। आपको लगेगा कि यार वो पड़ा हुआ पड़ा रहने दो, अपने सर पे कौन जो है बोझ ले। तो अब वो वीडियो बनाने वाला जो एक है कि वो पुलिस वाले कुछ भी कर, आप वीडियो बना लो, क्या होता है? कुछ नहीं होता है ना। आपको संतुष्टि हो गई, आगे की कार्यवाहियां जब तक नहीं सामने आएंगी तब तक आदमी हिम्मत नहीं बनेगी कुछ करे, और फिर इन्हीं सब चीज की आड़ में आप गलत भी ना करने लग जाओ, ये भी एक चीज है। तो आपके भीतर अगर करेज है, आपको सही करना है, तो इट डजेंट मैटर कि आपने वर्दी पहनी है कि नहीं पहनी है, आपने खद्दर पहना है कि खादी पहनी है कि खाकी पहनी है, कि आपने जो है हवाई चप्पल पहना है कि आपने बूट पहना है। अगर आपके भीतर करेज है लात मारने की, तो आप नंगे पैर भी अच्छी लात मार सकते हो। गेंद जो है गोल में जाएगी फुटबॉल खेलते समय। आपने बढ़िया सा शूज़ पहन रखो लेकिन आपके भीतर करेज नहीं है तो गोल में कभी नहीं जाएगी। करेजा होना जरूरी है। करेज का होना, कलेजा तो जब आपके भीतर करेज होगा तो कलेजा अपने आप आ जाएगा।
करेज होगा ना, जब आपके भीतर सही करने की इच्छा होगी तो इच्छा शक्ति भी जागेगी। जिसको हम कलेजा कह रहे हैं, वो कलेजा तभी बनेगा जब इच्छा होगी, तभी तो शक्ति आएगी ना। तो सबसे पहली चीज तो इच्छा होनी चाहिए। हमारे भीतर इच्छा ही नहीं है। हम वास्तव में, मैं जो है सोचता हूँ यार उसका एक्सीडेंट हो गया, मैं जाऊंगा भी, पुलिस मुझसे 50 सवाल पूछेगी, तो उस जगह पे लगता है। लेकिन अभी यही अगर घटना मेरे परिवार वालों के साथ हो जाए तो क्या करूंगा मैं? भाई मेरी बहन के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा हो तब तो मैं नहीं सोचूंगा कि पुलिस क्या करेगी या कौन क्या कहेगा या कौन कितना बड़ा बदमाश है। तब तो मैं कूदूंगा, चाहे मैं मरूं, चाहे मैं जीऊं, चाहे मैं मेरे साथ कुछ भी हो, जो भी उस समय होगा वो आगे देखी जाएगी। अभी तो मुझे ये करना है ना, मुझे अपनी बहन को बचाना है या मुझे अपने दोस्त को बचाना है ना। तो हम उस समय तो पूरा हमारा, क्योंकि उस समय हमारा करेज होता है तो हमारा कलेजा भी आ जाता है हमारे भीतर। लेकिन जब किसी और के साथ हो रहा है तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं, अब पुलिस आएगी हमसे उल्टे सीधे सवाल पूछेगी। तो एक इस चीज से भी हमको वो मिलता है। तो सही चीज तो यही कि इच्छा शक्ति आपके भीतर होनी, इच्छा आएगी तो इच्छा शक्ति भी आ ही जाएगी। और जब तक हम इस चीज से जो है वो होते हैं, एक आध बार हम कोशिश करते हैं और अगर हमारे को तोड़ दिया जाता है तो हम टूट गए, तो अगली बार फिर हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमको उस समय जो है सहयोग मिल जाए तो हमारा करेज और बढ़ेगा, हमारा कलेजा भी बढ़ेगा, है ना। तो रोकने वाली बात यही है कि भाई इच्छा है अपनी अपनी, रोकना चाहिए भी। लेकिन एक आदमी जो नौकरी कर रहा है ना, तो पुलिस में कोई इसलिए भर्ती नहीं होता है कि उसने शहीद होना है। पुलिस में भर्ती होता है कि उसको अपना परिवार पालना है, ठीक है। अब जब सामने जो है ऐसा आदमी खड़ा हो जो कि आपको 50 घंटा आप मारेगा और आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपका विभाग आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आप क्या करोगे? आप हार जाओगे, आप सरेंडर कर जाओगे। आप सरेंडर करोगे। आप कहोगे मैं भी उसी ढर्रे पे ही चलता हूँ। और अगर यहीं आपके साथ सब देने के लिए खड़े हो, नहीं तुम 1 घंटा मारोगे तो हम लोग 50 घंटा मारेंगे पलट के, तो फिर होता है। तब पुलिस में कोई शहीद होने के लिए नहीं भर्ती हो रहा तो कहता है मुझे तो अपना परिवार पालना भाई, ठीक है हो रहा होने दो। और वो गाड़ी रोको, देखो हेलमेट नहीं पहने हैं 100 रुपये ले लेना, ठीक है, और अगली बार जो है हेलमेट पहन के, खत्म हो गया वहां पे। दो सवाल, मतलब दो अब आखिरी सवाल जिसके साथ हम ये चलना चाहते, एक तो बाद में लेते। पहला ये, मेरे को वाला डायलॉग मंदिर वाला बहुत पसंद है आपका। मैं चाहता हूँ कि एक बार हमारे मंच पे आप उसे सेम टेम्परामेंट के साथ। और वैसे भी मैडम, भगवान का क्या है, तो मंदिर के भीतर भी है और बाहर भी, तो कोई मनाही थोड़ी ना, बाहर दर्शन कर ले सब कोई। क्या उस सीन के लिए भी आप सच में पान खा रहे थे कि ऐसे ही था? मैं बड़ी मुश्किल से ये आदत छूटी है। मैं गुटखा बहुत खाता था, बहुत मुश्किल से छूटी है। और मैं सबसे यही कहूँगा भैया जिसको है वो छोड़ दे। बहुत मतलब आपको ना खाने का स्वाद मिलता है, ना ही आप कोई अच्छी चीज़ सामने रखे हो, तो आप इस वजह से कि मुंह में गुटखा भरा हुआ है तो कहाँ ठूंका पीठ अच्छे लग रही यार, तो भैया छूट गया, अच्छी बात है। तो उस समय जो है जब मैं छूट पे तो डायरेक्टर सर ने देखा ऐसे, गुटखा खाते हैं आप? मैंने लिया कुछ गड़बड़, कि इनको गुटखा खिलाओ 5 लाइन को, ऐसे ये तो अच्छी चीज़ हो रही है सीन में गुटखा खाने को मिल रहा है। और उसमें मेरा अच्छा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा ऋचा चड्ढा मैम के साथ। वो मतलब बहुत ही, जिन लोगों के साथ काम करते हो ना आप, उनमें से अगर आपको अच्छे लोग मिल जाएं, जैसे राजकुमार राव सर, ज़मीन से जुड़े हुए एकदम। मैंने भूल चूक माफ जब की तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं आपके साथ एक पिक लेना चाहता हूँ। तो वहाँ पे वामिका गब्बी जी ने मेरी पिक जो है राजकुमार राव सर के साथ खींची, राजकुमार राव सर ने मेरी पिक जो है वामिका गब्बी जी के साथ खींची। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और जब मैं मालिक के समय उनसे मिला तो तुरंत मुझको रिकग्नाइज़ किया, तो वो एक जो है बड़ा अच्छा होता है। ऋचा चड्ढा जी का व्यवहार बहुत अच्छा था, अंशुमन पुष्कर जी का व्यवहार। इन लोगों के साथ जब भी आप काम कीजिए, या टेलीविज़न इंडस्ट्री के एक बड़े नाम हैं अनिरुद्ध दवे जी,
तो वो भी जो है आप उनके साथ भी आप मिलिए, फील नहीं होता कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो कि एक बहुत स्टार बड़ा वाला स्टार जो है है। लेवल रख रहा है। वो आपके साथ घुल जाते हैं, आपके रंग में। हाँ, वो आपको ऐसा ईज कर देते हैं कि आपको उनके साथ काम करने में फिर सहज लगता है कि महसूस यार हाँ, हम किसी अजनबी के साथ नहीं, अपने ही किसी आपने साथी के साथ कर रहे हैं। अब बहुत हमने आपके फिल्म की बात कर रहे, लेकिन आपका एक कैरेक्टर जो सबको जानना चाहिए कि आप किताब पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन है, करीब हजारों किताबों का कलेक्शन होगा आपके पास। और जिस तरीके से अभी आप बात कर रहे थे आनंद के साथ, तो आपने तृतीय सर्ग का जिक्र किया, रश्मि रथी का, तो उससे ये लग गया कि आप रश्मि रथी तो बहुत मन से पढ़ते हैं। और मुझे याद तो देखिए नहीं रहती याद चीजें, नहीं है, मैं लेकिन वही कहने वाला था कि कोई याद हो तो रश्मि रथी मुझे आपको- मुझे रश्मि रथी बहुत पसंद है। मैं मतलब पढ़ने की एक्चुअली आदत मुझको मेरे फादर से लगी। वो जो है एचओडी थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अच्छा। हीवेट पॉलिटेक्निक में, तो उनके पास लगभग 2,500-3 हज़ार किताबों का संकलन था, जो कि जल गया एक बार हमारे घर में आग लगने से उनकी डेथ के बाद। तो मेरे फादर कहते थे कि मुझको मतलब 2 ही चीज़ों से प्यार है, एक तो हमारी माँ से, एक किताबों से। तो दोनों ही चली गई, अपने साथ ले गए वो। तो उनकी ये आदत पढ़ने वाली थोड़ी सी मुझको भी मिली, लेकिन उनका इंटरेस्ट तो सारी किताबों में था। उनको इंजीनियरिंग की किताबें बहुत पसंद थी, उनको मैथमेटिक्स बहुत पसंद था, उनको डिक्शनरी इवन कुछ नहीं पढ़ने के लिए है तो डिक्शनरी खोल के नए नए जो है Word शब्द है। ढूंढा करते थे कि कौन सा जो है वर्ड कैसे यूज हो सकता है। उस टाइप के आदमी थे। उतना तो नहीं, लेकिन मुझे हाँ पढ़ने का मिला। और सबसे ज़्यादा मुझको मज़ा आया नॉवेल्स जो जासूसी होती है ना, अच्छा। उनको पढ़ने में। तो मैंने जो है शुरुआत की और वहीं पटक गया। हिंदी के बहुत फेमस राइटर हैं सुरेंद्र पाठक जी, तो मैं उनको मैंने पढ़ना चालू किया। उनकी किताबों में ऐसा खोया कि मैं अभी भी मतलब जो है मेरे पास जो कलेक्शन है उसमें मैक्सिमम पार्ट उन्हीं का है, बाकी सब है। तो हिंदी में किताबें पढ़ते हैं? नहीं, हिंदी से इंग्लिश भी पढ़ता हूँ। इंग्लिश थोड़ी पढ़ने में असल में मेहनत ज़्यादा लगती है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। इंग्लिश डोंट कम्स टू मी। हाँ, इंग्लिश एंड व्हेन इंग्लिश कम्स आई गोज। फीलिंग गोज, ऑल थिंग्स तो गोज। जो है मुझे मतलब सिडनी शेल्डन पढ़ने में बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी जासूसी ही हैं। जॉन ग्रिशम, उनका थोड़ा सा जॉनर अलग है, वो कोर्ट रूम ड्रामा टाइप का होता है उनका, तो जॉन ग्रिशम मुझको बहुत पसंद है। मारियो पुजो बहुत पसंद है उनके। वैसे तो गॉडफादर तो सभी ने पढ़ी होगी, लेकिन मुझको उनकी ओमेल्टा बहुत पसंद है। और प्रेमचंद तो मेरे ख्याल से सबने शुरुआत प्रेमचंद से ही की होगी, और जिसने प्रेमचंद को पढ़ा है उसके लिए पढ़ना सरल हो जाता है, किरदारों को समझना सरल हो जाता है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, और बहुत से हैं नाम, शिवानी। मैं मतलब कलेक्शन का मुझको बहुत बड़ा क्योंकि शौक है, तो मैं कलेक्ट ज़्यादा करता हूँ। अभी मेरे पास जितना भी कलेक्शन है उसमें से मेरे ख्याल से 50% तक ही पढ़ पाया हूँगा। 50% बाकी है। 50% पढ़ना बाकी है, लेकिन जब तक मैं जानता हूँ कि वो 50% खत्म हो रहा हो, तब तक मेरे पास 70-80% तक का स्कोर बढ़ चुका कलेक्शन होगा। और ले लेंगे। मुझे जैसे मेरे पास हाथ में पैसा आता है ना, तो मेरी निगाहें सीधे बुक स्टोर पे पहुंच जाती हैं। मुझे इसके लिए बहुत डांट भी पड़ती है घर पे, क्यों बर्बाद कर रहे हो पैसा। मेरा तुम लोग को लग रहा है कि बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन मेरी नजर देखो तो वो आबाद हो रहा है। मुझे बहुत शौक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरे लिए ना, मैं जब भी कुछ भी पढ़ता हूँ तो उसकी कुछ एक चीज़ें जो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं उनको, जैसे कि मेरा मतलब आपने बताया कि रश्मि रथी का तृतीय सर्ग का मैंने जो है वो जिक्र किया, तो मैं एक्चुअली मुझको नहीं मालूम कि कौन सा सर्ग था क्या था, लेकिन वो मेरा फेवरेट वो पोर्शन है कि इसमें जो मतलब विराट रूप का जो उनका वर्णन रश्मि रथी का रामधारी सिंह दिनकर जी ने किया है, तो मुझे लगता है कि वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लाइंस हैं जो कभी लिखी गई होंगी। और हर व्यक्ति को, मैं तो यही कहूंगा, हर व्यक्ति को जिसको पढ़ने आए या ना पढ़ने आए, रश्मि रथी या तो पढ़ना चाहिए नहीं तो सुनना चाहिए। एक बार सुने जो आप सुन लेंगे तो आपको मतलब भाव आ जाएगा। हाँ, मतलब कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में जिनको पढ़ना मैं कहता हूँ कि कंपलसरी है। आपने अगर उसको नहीं पढ़ा तो आपने जीवन नहीं जिया। जैसे मैं गॉडफादर के लिए भी कहूंगा, इतनी हिट वो है, आपको
मतलब गॉडफादर एटलीस्ट अगर नहीं पढ़ सकते हैं पूरा, क्योंकि बड़ा उपन्यास है, बहुतों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो आप मूवी देख लो। हालांकि थर्ड पार्ट उसका जो है गॉडफादर से बिल्कुल अलग है स्टोरी से, जो 360 घुमा हुआ है। हाँ, तो गॉडफादर जहाँ से शुरू हुई और जहाँ पे अंत हुआ है ना, तो वहाँ पे आपको एक अलग ही टाइप का से एक माहौल में ले जाता है। आप जो है अल्केमिस्ट मेरे हिसाब से पढ़नी चाहिए, अल्केमिस्ट बिल्कुल पढ़नी चाहिए एक बार। आपको रश्मि रथी बिल्कुल पढ़नी चाहिए। प्रेमचंद तो आपको पूरा पढ़ना चाहिए। प्रेमचंद की तो पूरी सीरीज हमने पीछे लगा रखी है, आप एक हाँ, से वो शुरू मैं कीजिए। मतलब ये सोच रहा था कि क्या चोरी की कोई संभावना है, मतलब कुछ चुराई जा सकती है। संभावना तो खुद करनी पड़ती है ना, वो आपको तो- मौका मिलेगा नहीं। ठीक है, मैं मतलब चोरी की संभावना क्या होती है, वो तो फिर कब्जा नहीं, चोरी की इजाजत है। की इजाजत से चोरी नहीं, डकैती नहीं, होती है। अब डकैती भी वो तो जबरन होती है, मतलब इजाजत लेकर के देखिए पुलिस चोरी के करना लोग चोरी सही भी है। नहीं करते अब तो। पुलिस वाले तो ऐसे ही कहते हैं ना कि देखिए 100 रुपया अगर दे देंगे तो चालान नहीं होगा। और ये भी आपका फेवरेट कैरेक्टर है। 100 रुपये दे दीजिए चालान नहीं होगा, किताबें दे दीजिए चालान नहीं करेंगे। नहीं देख कोई बात है, फिर हम देखें कोई उपाय ढूंढें चालान करने का। तो आपके साथ पंचायत में बैठ के बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दर्शकों को भी इतना ही मजा आया होगा। अगर सच में आपको इस पंचायत को देख के मजा आया हो और आपके दिल के करीब पहुंचा हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इंतजार करिएगा तब तक हमारे अगले पॉडकास्ट का, पंचायत का। तब तक इजाजत, राम राम। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.